वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ CLK फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। इसके पहले वाले पार्ट में हमने मार्च 2022 के सारे करंट लीगल नॉलेज को देखा था। आज हम देखने वाले हैं अप्रैल 2022 के करंट लीगल नॉलेज, दैट इज जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है, जो भी अप्रैल 2022 के केस लॉज है इम्पोर्टेंट आपके लिए, उन्हें हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सोचोगे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट कैसे है? तो अगर आपने इस बार MPCJ प्रीलिम्स दिया है या फिर आपने DJS प्रीलिम्स दिया है, आपको पता होगा हर जगह आजकल जो रीसेंट केस लॉज होते हैं, जितने भी रीसेंट केस लॉज होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। वो आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पूछे ही होते हैं। पहले तो मेंस में ही सब पूछते थे, अब प्री में भी। MPCJ प्री अगर दिया हो तो पता होगा कि उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए थे जो एकदम रीसेंट केस लॉ बेस्ड थे। 2020 के केसेस उसमें बहुत ज्यादा पूछे हुए थे, तो इसीलिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है। उसी के लिए आज हम ये 2022 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो केस है, पहला केस इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेजर आर मैत्री। अब इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था आपके लिए, जो इस केस में कोर्ट ने इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया हुआ है, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ जहां से आप ये फैक्ट्स भी देख पाए, जहां से आप इसे देख पाए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली थी कि अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अगर है, तो सिर्फ उसके बेसिस पे आप किसी पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते हो। उसके साथ क्या चाहिए? उसके साथ कोरोबोरेटिव एविडेंसेस की भी जरूरत है। इस केस में हुआ क्या था, बेसिकली एक आर्मी पर्सनल थे, उनको सिर्फ एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे उनको कन्विक्ट किया गया था अंडर द आर्मीज एक्ट। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब यह मैटर पहुंचा तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे नहीं कर सकते हो, करप्शन के चार्जेस थे इनके अगेंस्ट। तो उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे किसी का कन्विक्शन नहीं कर सकते हो, कोरोबोरेटिव एविडेंसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोरोबोरेटिव एविडेंसेस एब्सेंट है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे कन्विक्शन रिलाई करना इज नॉट सेफ। सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे आप कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। वेयर एज जुडिशियल कन्फेशन होता तो उसके लिए बिना कोरोबोरेटिव एविडेंसेस के भी कन्विक्शन किया जा सकता है। Then let me come to the next case, that was मदन लाल वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। आप सभी को पता होगा कि ओल्गा टेलिस वाले केस में क्या बोला गया है। ओल्गा टेलिस वाले केस में बोला गया है कि जो पेमेंट ड्वेलर्स रहते हैं उनके पास राइट होता है लाइवलीहुड का, और वो हॉकर्स जो होते हैं, हॉकर्स वेंडर्स जो होते हैं, वो सारे क्या कर सकते हैं, जितने भी पेवमेंट्स हैं उन पे अपना काम चला सकते हैं हॉकर्स। लेकिन इस केस में जो क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया था, वो क्वेश्चन ये था कि ये जो हॉकर्स हैं, जो भी हॉकर्स रहते हैं पेवमेंट्स पे, जो अपना काम चलाते हैं, जैसे हम लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ठेला जो लगाते हैं साइड में, पेवमेंट के साइड में अगर ठेला लगाते हैं, तो क्या उनके पास ये भी राइट है कि वो अपना सामान, जो भी ठेला है या जो भी बर्तन वगैरह जिसे वो यूज करते हैं, क्या वो उसे वहीं पे छोड़ के जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जो पिटिशन फाइल की गई थी वो यही फाइल की गई थी कि हमें हमारा सामान भी वहां रात में रख के जाने दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिनाई करते हुए, इसे डिसमिस करते हुए इस पिटिशन को, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हॉकर्स कांट क्लेम द राइट टू लीव द गुड्स एंड वेयर्स एट द हॉकिंग प्लेस वाज सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि आपके पास भाई काम करने का हक है, वहां पे आप कर सकते हो, ये आपके राइट के अंदर है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर है कि आप वहां पे काम कर सकते हो। लेकिन जो आपके म्युनिसिपल रूल्स हैं, जैसे दिल्ली का अगर ये केस है, तो जो भी दिल्ली म्युनिसिपैलिटी के रूल्स हैं, अगर वो ये कहती है कि रात को आपको अपना सामान लेके जाना है अपने साथ, तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू ट्रेड ऑक्यूपेशन के अंदर ये चीज कवर्ड नहीं है। उसके बाद जो अगला केस है, दैट इज right to establish educational institutions not absolute and can be regulated। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बयानी शिक्षण समिति में, इस केस में हुआ क्या था बेसिकली, इस केस में एक पर्सन थे, उन्हें एक डेंटल कॉलेज बनाना था। तो जो रूल्स थे, उस स्टेट के रूल्स ये कह रहे थे, वहां पे एक नोटिफिकेशन था राजस्थान गवर्नमेंट का, जो ये कह रहा था कि आपको अगर कोई भी डेंटल कॉलेज
बनाना है तो आपको उसको टाई अप करना पड़ेगा विथ सम मेडिकल कॉलेज। तो इनका कहना था कि स्टेट ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है प्रोवाइडेड इट इज फॉर can be regulated to ensure the maintenance of proper academic standards, atmosphere and infrastructure and prevention of maladministration, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका एजुकेशनल सिस्टम चलता रहे। उसको इसी कारण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऐसे स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इसी केस में कोर्ट ने टीएमए पाई, आप सभी को टीएमए पाई का केस पता होगा। टीएमए पाई के केस को रिलाई करते हुए कोर्ट ने इस केस में डिसीजन अपना दिया था और बोला था कि राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। स्टेट उसे रेगुलेट कर सकती है। अगला जो केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बनवारी लाल। अब इस केस में हुआ क्या, सेक्शन 307 आईपीसी सेक्शन 307 आईपीसी के अंदर कन्विक्ट किया गया था, मतलब ट्रायल चल रहा था, कन्विक्ट नहीं किया था, ट्रायल चल रहा था एक इंसान का। उन्होंने सिर्फ 44 डेज की इम्प्रिजनमेंट काटी थी, मतलब जेल में सिर्फ वो 44 डेज तक रहे, उसके बाद उन्हें बेल मिल गई, वो छूट गए थे। अब ये मैटर 26 साल तक चल रहा था। तो मैटर जब 26 साल तक चल रहा था, जब मैटर ये हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कन्विक्शन तो मानी, जैसे लोअर कोर्ट ने अगर कन्विक्शन दी थी तो हाईकोर्ट ने भी कन्विक्शन को अपहोल्ड किया, लेकिन कन्विक्शन को अपहोल्ड करते हुए ये बोल दिया कि आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो अब सिर्फ कितने दिन की हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं जो 44 डेज की इम्प्रिजनमेंट आप अंडरगो कर चुके हो, मतलब आपकी इम्प्रिजनमेंट का टर्म खत्म हो चुका है, हम अब आपको बाकी के टर्म के लिए रिलीज कर देते हैं। कन्विक्शन माना, कन्विक्शन अपहोल्ड किया, लेकिन ये बोल दिया कि आपकी इम्प्रिजनमेंट को हम 44 डेज का मान लेते हैं। जब ये बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनएडिक्वेट सेंटेंस कैन नॉट बी इम्पोज्ड मियरली बिकॉज ऑफ लॉन्ग पीरियड हैज लैप्स्ड बाय द टाइम क्रिमिनल अपील इज डिसाइडेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जस्ट बिकॉज एक लंबा टाइम पीरियड चल गया जिसमें अपील करने के टाइम में अपील के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक लंबा पीरियड चला गया है, सिर्फ इस ग्राउंड पे, इस छोटे से ग्राउंड पे आप किसी को इनएडिक्वेट सेंटेंस नहीं देंगे। आप उसे जो भी मिनिमम सेंटेंस है, अगर कोई मिनिमम सेंटेंस नहीं भी है, अगर कोई मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब नहीं भी है तो भी आप उसे जुडिशियस माइंड यूज करते हुए ऐसी इम्प्रिजनमेंट दीजिए जो उसके एक्ट के प्रपोर्शनेट हो। अगर 307 का केस है तो एटलीस्ट प्रपोर्शनेट तो होनी चाहिए आपकी इम्प्रिजनमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, वापस केस को भेजा और बोला इसकी इम्प्रिजनमेंट सही करो। Answering the contention that there is no minimum sentence under section 307 IPC, the bench observed that discretion has to be exercised judiciously। आपको judicious mind को use करना है, भले ही minimum sentence ना भी हो तब भी judicious mind use करना है, and the sentence has to be imposed proportionality and looking at the nature and gravity of the offense। nature and gravity भी तो देख लो भैया offense की, अगर nature इतना बड़ा offense है और उसके लिए इतनी छोटी 44 डेज की imprisonment कैसे काम कर सकती है, इसी को बोला था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, दैट इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बनवारी लाल। अब जो अगला केस था वो था हरमिंदर सिंह वर्सेस सुरजीत कौर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यू को बताया है, रिटेरिएट किया है कि भैया यूसुफ रक्चुरी मॉर्गेज जो होता है उसमें कोई भी रिडेम्पशन का टाइम पीरियड नहीं होता। अगर आपने बहुत लंबे टाइम पीरियड तक भी रिडेम्पशन नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मॉर्गेजर का राइट टू रिडेम्पशन खत्म हो जाएगा, मॉर्गेजर का राइट टू रिडेम्पशन चलता रहेगा। दिस वाज बेस्ड ऑन द सेइंग, आपने सभी ने सिंहराम थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस श्योराम वाले केस में सभी ने एक बात पढ़ी होगी क्लॉग ऑन रिडेम्पशन की, क्लॉग ऑन रिडेम्पशन, जिससे हमें पता चलता है दैट जो बेस्ड है ऑन द सेइंग वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। एक मॉर्गेज हमेशा मॉर्गेज रहता है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि क्योंकि लंबा टाइम पीरियड जा चुका है इसलिए हमारा इंटेंशन मॉर्गेज का नहीं था, हमारा इंटेंशन सेल का था। ये क्लॉग रिडेम्पशन के ऊपर क्लॉग मतलब रिडेम्पशन के राइट को आप रोक नहीं सकते हो जिस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लंबा टाइम पीरियड पास हो गया है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, जो मॉर्गेजी था
वो ये डिक्लेरेशन लेके आया था, डिक्लेरेशन के लिए सूट लेके आया था कि अब मैं उसका ओनर बन चुका हूँ। क्यों? क्योंकि लंबा टाइम पीरियड पास हो चुका है। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मना करते हुए ये बोला, once a usufructuary mortgage is created, the mortgagor has a right to redeem the mortgage at any point of time on the principle that once a mortgage is always a mortgage। किसी भी टाइम पे क्या कर सकता है? मॉर्गेजर राइट टू रिडेम्पशन एक्सरसाइज कर सकता है इन केस ऑफ अ यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। उसके बाद जो अगला केस था दैट वाज भारत संचार निगम लिमिटेड वर्सेस संदीप चौधरी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में बोला क्या था? इस केस में बोला था जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के जो भी लोग हैं, अगर मेरिट लिस्ट में किसी भी चीज का अगर रिजल्ट प्रिपेयर होता है, अगर मेरिट लिस्ट में उनके मार्क्स एक जनरल कैटेगरी के बंदे से ज्यादा आ रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, जो भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, उस कट ऑफ से अगर ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, जो मिनिमम मार्क्स है जो जनरल कैटेगरी में किसी इंसान को मिले हैं, उससे ज्यादा अगर इस रिजर्व्ड कैटेगरी वाले इंसान के मार्क्स आ रहे हैं, तो उस रिजर्व्ड कैटेगरी वाले इंसान को इस जनरल कैटेगरी वाली लिस्ट में रखा जाएगा। जो सीट्स जो जनरल कैटेगरी की थी, उस सीट में इसे जगह दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका मेरिट लिस्ट है, इसमें 4 पोजीशंस है जनरल की और 2 पोजीशन है रिजर्व्ड क्लास की। अब मान लो अगर इस बंदे के, जो रिजर्व्ड का लास्ट बंदा है, उसके 50 मार्क्स हैं और इस वाले बंदे के 60 मार्क्स हैं, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको इसके ऊपर की सीट मिल जाएगी। मतलब इसको जनरल कैटेगरी वाली सीट मिलेगी। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी वाले इंसान की एक जनरल कैटेगरी वाले इंसान से ज्यादा मार्क्स हैं, तो उसको कौन सी सीट दी जाएगी? उसको दी जाएगी जनरल कैटेगरी। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाली सीट्स होती हैं वो उसे मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इस केस में कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के रिजर्वेशंस मिलते हैं। तो दोनों ही चीज इसी केस में बोली गई है। भारत संचार निगम लिमिटेड वर्सेस संदीप चौधरी। उसके बाद जो अगला केस था दैट वाज रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। आप सभी को पता होगा सेक्शन 432 के अंदर रेमिशन करने की पावर होती है। किसी की सजा को स्टेट गवर्नमेंट माफ कर सकती है, खत्म कर सकती है। अब जब स्टेट गवर्नमेंट ये एक्सरसाइज करती है अपना डिस्क्रिशन, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं किनको? जिस जज ने वो सेंटेंस दी थी उसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोर्ट ने उन जज के कंसल्टेशन के ऊपर बताया था कि भाई जब आप जज को कंसल्ट करते हो, जब भी आप उस जज को कंसल्ट करते हो, तो उन जज को ग्राउंड्स भी लिखने हैं कि वो किन ग्राउंड्स पे अलाउ कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर मना कर रहे हैं कि हम रेमिशन नहीं देंगे, तो आप कौन से ग्राउंड्स पे बोल रहे हो कि रेमिशन नहीं देना चाहिए, आपको ये मेंशन करना चाहिए। आपको कुछ फैक्टर्स देखने हैं, जैसे कि the probable whether the offense affects the society at large, the probability of the crime being repeated, क्या वो क्रिमिनल रिपीट कर सकता है क्राइम को, the potential of a convict to commit crimes in future, if any fruitful purpose is being served by keeping the convict in prison, and the socio-economic condition of the convict's family। ये सारे ही फैक्टर्स आपको देखने हैं, उसी के बाद डिसाइड करना है। आप सिर्फ ऐसे ही जस्ट बिकॉज आपके पास किसी की पिटिशन आई, इसमें हुआ क्या था, इसमें रिजेक्ट कर दी थी एप्लीकेशन। जो जज है उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हमें रेमिशन नहीं देना, हम वी आर ऑफ द ओपिनियन कि रेमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले आपको ये सारे फैक्टर्स देखने चाहिए थे, आपको सिर्फ ऐसे ही इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए था। ये सारे फैक्टर्स आपको देखने चाहिए थे, एनालाइज करने चाहिए थे, इनके रीजंस देना चाहिए थे, उसके बाद ही आप मना कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस प्रिसाइडिंग जज के पास भेजा और बोला कि आप क्या कीजिए, इन सारे फैक्टर्स पे देखिए कि रेमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो द थिंग दैट वाज हेल्ड इज प्रिसाइडिंग जज शुड give an adequate reason in the opinion on sentence of remission under section 432(2). आपको adequate reasons देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो अगला केस है दैट इज केसी लक्ष्मण वर्सेस केसी चंद्रप्पा गौड़। आप सभी को पता होगा, जो भी जिन लोगों ने हिंदू लॉ पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा कि एक कर्ता जो होता है एक फैमिली का, एक कर्ता
किन चीजों के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है? 3 चीजों के लिए। सबसे पहला है पायस ऑब्लिगेशन, पायस ऑब्लिगेशन। नंबर 2, बेनिफिट ऑफ एस्टेट, या फिर किसी लीगल पर्पस के लिए। सिर्फ इसी पर्पस के लिए ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अब इस केस में जो बात सामने आई थी वो ये थी कि क्या पायस पर्पस, जिसके अंदर क्या होता है चैरिटेबल या फिर रिलीजियस पर्पस, ये दोनों कवर्ड होते हैं पायस पर्पस के अंदर, क्या पायस पर्पस में आप गिफ्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन भी मानेंगे? अगर आप लव एंड अफेक्शन से, जैसे अगर कोई करता है, उनकी बेटी है, वो अपनी बेटी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से क्या कुछ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे सकते हैं, कंसिडरिंग देम टू बी अंडर द हेड ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। पायस ऑब्लिगेशन के अंदर आपका लव एंड अफेक्शन वाली चीजें नहीं आती है। अगर आप सिर्फ लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे दे रहे हो तो आपने गलत किया है। अलग अदर को-पार्टनर्स हैव द राइट टू चैलेंज सच ट्रांसफर। क्या बोला? A Hindu father or any other managing member of the HUF has power to make a gift of ancestral property only for a pious purpose. Term pious is a gift for charitable and religious purpose. A deed of gift in regard to the ancestral property executed out of love and affection does not come within the scope of the term pious purpose. ये नहीं आती है within the scope of the term pious purpose. Power to alienate only in 3 situations, namely legal necessity. आप सिर्फ किस केसेस में एलिनेट कर सकते हो? लीगल नेसेसिटी के केस में, बेनिफिट ऑफ एस्टेट के केस में, एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द को-पार्टनर्स ऑफ द फैमिली। आप सिर्फ इन्हीं केसेस में एलिनेट कर सकते हो प्रॉपर्टी को। Where an alienation is not made with the consent of all the other co-partners, it is voidable at the instance of the co-partners whose consent has not been obtained. अगर आपने ये दूसरे पर्पस के लिए किया without the consent of the co-partners, then it will be voidable at the instance of co-partners जिनकी consent आपने obtain की थी, जिनकी consent आपने obtain नहीं की थी। So with this we come to the end of today's session. तो हमारे लिए आपके पास है 2 बैचेस, दैट इज जेजी कॉम्प्रिहेंसिव बैच और जेजी 1, जिसमें आपको ये सारे ही एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 20+ सब्जेक्ट्स, 24+ JSMs, state specific test series, personalized mentorship, result oriented approach, model solutions to past year papers, practice sessions, interview prep sessions, judgment writing sessions, and intense focus on English, general knowledge and computer. अब जेजी कॉम्प्रिहेंसिव बैच और जेजी 1 में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जो कि स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की भी होंगी। ये आपका 15+ 3 मंथ्स का कोर्स है। ये इसमें से आप चूज कर सकते हैं 24 मंथ्स, 12 मंथ्स या 6 मंथ्स के पैकेज में। आपको 2 वे सेशंस मिलेंगे इस वाले बैच में, कॉम्प्रिहेंसिव बैच में। जेजी 1 में अगर आपको नहीं मिलेंगे 2 वे सेशंस, फिर जीएमबी मिलेगी आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैच में। यहाँ पे अगर आप 12 और 24 महीने वाला पैकेज खरीदते हैं तो आपको जीएमबी भी मिलेगी। अगर आप यहाँ पे जितने भी जेजी में जो भी चीजें चलेंगी सबका आपको एक्सेस मिलेगा जेजी कॉम्प्रिहेंसिव बैच के अंदर, और यहाँ पे आपको तभी मिलेगा जब आप 12 और 24 मंथ्स का पैकेज हमारा लेते हैं। उसी के साथ हमारी एमपीसीजे मेंस बैच चल रहा है 2022 वाला। एमपीसीजे मेंस टेस्ट सीरीज चल रही है और एमपीसीजे बैच मेंस की टेस्ट सीरीज कॉम्बो पैक भी चल रहा है, जिसमें बैच का भी एक्सेस है और टेस्ट सीरीज भी है। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और जो भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और आप इन्हीं सबको ले सकते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बूस्ट करेगा। थैंक यू सो मच।